हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय रसायन, उसका थर्ड यानी लास्ट टॉपिक कॉलॉइड। ठीक है, तो कॉलॉइड क्या है? तो सबसे पहले एक चीज हम ये जान लें कि कॉलॉइड जो है ये कोई पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ की एक अवस्था है। जैसे आप ये जानते हैं कि एक तो होता है हमारा वास्तविक विलयन, एक होता है निलंबन। वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? विलयन बनने में दो प्रकार के पदार्थों का यूज होता है। एक तो वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है वह कहलाता है विलय, और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो कहलाता है विलायक। ओके, तो इन दोनों के मिक्स होने से बना पदार्थ का जो मिश्रण है वही कहलाता है विलयन। ओके, तो विलयन क्या चीज है? तो हम ये जानते हैं कि विलय प्लस विलायक, इन दोनों के मिश्रित होने से क्या बनता है? विलयन। ओके, यानी सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में मिक्स होता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ओके, यहां पर ये जो विलयन बनता है इसकी प्रकृति होती है समांगी, यानी ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब होता है कि विलय के कणों को विलायक के अंदर विभेदित नहीं किया जा सके, यानी हम देख करके ये पता नहीं लगा सकते कि ये तो विलय है और ये विलायक है। जैसे मान लीजिए आपने शरबत बनाया, तो शरबत बनाते टाइम हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं और पानी में मिक्स कर देते हैं अपन शरबत। तो जो शरबत का कलर होता है रेड कलर, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। ओके, और मिक्स होने के बाद इतना यूनिफॉर्म उसमें वो मिक्स होता है, सब तरफ समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि हम हर जगह ऊपर से अगर थोड़ा सा टेस्ट लेकर के टेस्ट करें तो उसका टेस्ट वैसा ही आएगा जैसा उसके पेंदे में से अगर हम लेकर के टेस्ट करें। यानी ये सब तरफ समान रूप से मिक्स हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं समांगी विलयन। ओके, पर आपने देखा होगा कि तेल को पानी के अंदर डालें हम तो पानी नीचे और तेल ऊपरी सतह पर तैरने लग जाता है। ये विलयन होता है विषमांगी। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जो विलयन है वो क्या होता है? समांगी विलयन। इसको हम बोलते हैं वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन में विलय और विलायक के कणों में विभेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। पहली बात क्लियर, मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात की। ओके, अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं किसके? निलंबन के बारे में। तो सबसे पहली तो चीज हमने पढ़ी वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन। ओके, यानी हम एक बात ये कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन में विलय के कणों को हम किसी भी विधि से देख नहीं सकते। न तो हम हमारी आईज से देख सकते उसको, ना हम उसमें माइक्रोस्कोप का यूज करके भी हम उन कणों को नहीं देख सकते जो कि किसमें डिसॉल्व हो चुके हैं? विलायक में। तो यानी विलय के कणों को किसी भी साधन से देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि इसके कणों की साइज 1 नैनोमीटर से क्या होती है? कम। 1 नैनोमीटर से कम साइज के कण होते हैं विलय के वास्तविक विलयन में, इसलिए हम देख नहीं सकते।
अब मैंने ये पहली बात कंप्लीट की, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, निलंबन। ये दूसरी प्रकार का विलयन है, निलंबन। ओके, निलंबन को हम बोलते हैं सस्पेंशन, इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि जैसे पानी के अंदर बालू रेत के कण डाल दें और उसको तेजी से घुमा दें, तो वो शेक करने से, स्टीयर करने से क्या होगा, सब तरफ फैल जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो पेंदे में बैठ जाएंगे, यानी सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहां ध्यान रखना कि हम जो भी बालू रेत के कण थे, सैंड पार्टिकल जो थे, उन्हें देख सकते हैं, हमारी आइस को यूज करके हम उसको देख सकते हैं, हमें कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि निलंबन के में जो विलय के कण होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनकी साइज 1000 नैनोमीटर से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, तो देखो, आपने पानी लिया, पानी में शरबत मिलाया, तो हम विलय के कणों को नहीं देख पा रहे, तो उसको तो हमने नाम दे दिया वास्तविक विलयन। ठीक है, क्यों? क्योंकि कणों की साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है। जब निलंबन की बात आई तो निलंबन में कहा कि पानी के अंदर अगर हमने सैंड पार्टिकल यानी बालू रेत के कण डाल दिए तो उन्हें तो हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विलय के कणों की साइज क्या है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। ओके, अब तीसरी बात करते हैं हम कोलाइडी विलयन की। कोलाइडी विलयन, अब कोलाइडी विलयन क्या है? तो ये वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है। यानी अगर हम विलय के कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रखें, कितनी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच यदि हम कणों की साइज रखते हैं और उसे विलायक में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो कण है वो हमें सामान्य आंखों से तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलयन। क्लियर? तो कोलाइडी विलयन क्या है, वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है, जिसमें कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होती है। अब यहां पर मैं एक नया शब्द दे रहा हूं कि जैसे हम वास्तविक विलयन में विलय को विलायक में मिक्स करते हैं और क्या बना लेते हैं, विलयन, वैसे ही कोलाइडी विलयन की क्या खासियत है, उसमें क्या क्वालिटी है कि यहां पर विलय की जगह एक नया शब्द यूज करते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। कौन सा शब्द यूज करेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था। और विलायक की जगह यूज करेंगे हम परिक्षेपण माध्यम। ओके, परिक्षेपण माध्यम। और विलयन की जगह शब्द यूज होगा कोलाइडी विलयन। क्लियर है? क्वेश्चन कि वास्तविक विलयन में विलय के समजात कोलाइडी विलयन में कौन होता है? तो आंसर है परिक्षिप्त प्रावस्था। ओके, डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं। वास्तविक विलयन में विलायक की जैसी अवस्था में कौन होता है? तो आंसर होगा परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो विलायक की तुलना में किससे की जा सकती है? परिक्षेपण माध्यम से। और विलय की तुलना किससे की जा सकती है? परिक्षिप्त प्रावस्था से। तो विलयन की तुलना किससे की जाएगी? कोलाइडी विलयन से। ठीक है, तो अब हम विलय और विलायक शब्द का यूज नहीं करेंगे जब तक हम कोलाइडी विलयन पढ़ रहे हैं। अब हम यूज करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ओके, यानी डिस्पर्स्ड फेज
एंड डिस्पर्जन मीडियम, और ये हो जाएगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब हम बात करते हैं कि कोलाइडों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो कोलाइडों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो कोलाइडों का वर्गीकरण जो हम करेंगे वो करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के आकार के आधार पर। ओके, दूसरा हम करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर। और तीसरा वर्गीकरण हम करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर। ठीक है, तो 3 प्रकार से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर देखो, एक सिंपल तरीके से इसको समझना कि इस आधार पर हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं परिक्षिप्त प्रावस्था, और यहां लिख देता हूं परिक्षेपण माध्यम। ओके, अब आप ध्यान रखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था विलय के समझाते हैं तो ये तो बहुत कम होगी, और परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, विलायक के समझाते हैं तो ये ज्यादा होगा। अब मैं सबसे पहले परिक्षेपण माध्यम ले लेता हूं ठोस। परिक्षेपण माध्यम मैंने क्या ले लिया, ठोस ले लिया। ठीक है, और इसमें मैंने डिसोल्व किया ठोस को, तो ये कम मात्रा में है और ये ज्यादा मात्रा में है। तो ठोस के अंदर डिसोल्व होगा और एक क्या बनाएगा, कोलाइडी विलयन बनाएगा, जिसे हम एक विशेष नाम देते हैं ठोस सॉल। ओके, ठोस सॉल नाम देंगे। तो ठोस के अंदर ठोस का मिक्सचर, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि जैसे ज्वेलरी जो बनती है, सोने के आभूषण जो बनते हैं, उसमें सोने के अंदर थोड़ा सा कॉपर मिक्स किया जाता है। ठीक है, औरम जो होता है गोल्ड के अंदर हम क्या मिक्स करते हैं, कॉपर। तो गोल्ड भी सॉलिड है और कॉपर भी सॉलिड है। अब आप बताओ, ज्वेलरी बनाएंगे तो गोल्ड तो ज्यादा होता है और उसमें कॉपर मिलाते हैं थोड़ा सा, तो जो ज्यादा है वो क्या है, गोल्ड, यानी ठोस अवस्था में गोल्ड, और कॉपर भी ठोस अवस्था में लेकिन वो कम है, इसलिए उस कॉपर को हम बोलेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, और गोल्ड जो है उसको हम बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम। और इनके मिक्स होने से जो चीज हमें मिल रही है वो भी कैसी है, सॉलिड ही है। इसका मतलब है कि जो हमें तंत्र मिल रहा है वो एक सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए उसका नाम दिया, तंत्र का नाम क्या दे दिया हमने, ठोस सॉल। और इसका अच्छा उदाहरण हो गया मिश्र धातुएं, जो एलॉयज बोलते हैं हम, तो एलॉय जितनी भी हैं वो सब इसके उदाहरण में आ जाएंगी। और जो रंगीन कांच होते हैं, कलर्ड ग्लास जो होते हैं, वो भी सब इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे। तो ठोस के अंदर ठोस क्लियर। अब मान लीजिए मैंने ठोस ही लिया, लेकिन इसमें अब डिसोल्व किया मैंने किसको, द्रव को। तो ठोस के अंदर द्रव मिक्स है। अब इसके एग्जांपल आपको याद है, आपने बहुत सी चीजें ऐसी देखी है कि ठोस के अंदर क्या मिक्स है, द्रव। जैसे काजल, जो आंखों में लगाने वाला काजल होता है, वो काजल कैसा रहता है, बिल्कुल सॉलिड होता है, और उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर होती है, नमी होती है। तो ठोस के अंदर कम मात्रा में क्या है, द्रव। या दूसरा एग्जांपल, जूतों पर जो पॉलिश करते हैं, ओके, वो भी ऐसा ही होता है,
कि ब्लैक कलर का और उसमें थोड़ी सी क्या होती है, नमी होती है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो द्रव को किसमें मिक्स किया है हमने, ठोस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम बोल देंगे जेल। इस तंत्र का नाम क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल, ठोस के अंदर हमने मिक्स कर दिया गैस। ठोस के अंदर गैस का एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्या होगा, लेकिन देखो जो बेकरी वाला केक आता है वह ठोस होता है और उसके अंदर बारीक बारीक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जिसमें एयर भरी होती है, तो हम क्या कहेंगे, ठोस के अंदर क्या है, गैस है। ओके, तो बेकरी वाला केक, ब्रेड, प्यूमिक स्टोन, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, समुद्र के झाग, समुद्र के झाग क्या होते हैं कि जैसे ऐसा रहता है जैसे चूने का पत्थर है, चूना, और उसमें बारीक बारीक क्या हो रहे हैं, पोर्स हैं, छेद हो रहे हैं, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि ठोस है वो, और उसमें क्या नजर आ रहे हैं, छिद्र नजर आते हैं, तो वह ठोस में गैस का एग्जाम्पल हो गया। तो देखो यहां पर हम इन अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं कि परिक्षेपण माध्यम इस अवस्था में, ठोस अवस्था में, और परिक्षेप प्रावस्था किस अवस्था में, गैस अवस्था में। तो ये हमारा पहले प्रकार का तंत्र कंप्लीट हुआ। अब दूसरा तंत्र हम लेते हैं। हाँ, दूसरे प्रकार के तंत्र में हम क्या यूज करेंगे कि यहां पर ठोस की जगह अब हम यूज कर लेते हैं द्रव। ओके, तो यहां मैं तीनों की जगह लिख सकता हूं अब द्रव, ये भी द्रव और ये भी द्रव। अब यहां पर देख, द्रव में कौन मिक्स है, ठोस। अब द्रव के अंदर आपने ठोस बहुत बार मिक्स करके देखा है, जैसे हम बचपन में पेंटिंग करते थे तो पानी के अंदर जो कलर आते थे, है ना, जो जैसे टैबलेट फॉर्म में आते हैं ना, सॉलिड फॉर्म में कलर, तो उन कलर को हम पानी लेकर के थोड़ा कलर के ऊपर मिक्स करते थे तो हमें कुछ कलर बन जाता था, फिर हम पेंट करते थे। तो वहां पर ठोस रूप में रंग होता था हमारा कलर, और द्रव के रूप में पानी होता था। तो ये ठोस को हम किसमें कर रहे हैं, द्रव में। क्लियर है बात। अब एक चीज और ध्यान रखना, नेल पॉलिश जो है, नेल पॉलिश, उसमें क्या होता है, द्रव होता है बहुत सारा, और उसमें कलर मिला देते हैं और कलर मिला के उसको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो जो नेल पॉलिश यानी नेल पेंट बन जाता है, वहां पर एसीटोन यूज होता है। एसीटोन एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, और उसमें जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट जो है वो कोई सा भी पर्टिकुलर कलर उसमें मिक्स करते हैं और नेल पेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये द्रव के अंदर ठोस का एग्जाम्पल हो गया नेल पेंट, या कोई सा भी ऑयल पेंट अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो द्रव है उसके अंदर क्या मिक्स हो रहा है, ठोस। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया और दोनों अवस्थाओं के बारे में बात। अब द्रव के अंदर द्रव यानी द्रव ज्यादा मात्रा में है और उसमें दूसरा द्रव मिक्स है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क यानी दूध। दूध जो है पानी के अंदर द्रव वसा का मिक्सचर है। द्रव वसा जो पानी के अंदर घुलती है तो दूध का निर्माण होता है। आप सोचते होंगे कि भाई कैसे घुलती है, कौन घुलता है, तो हम नहीं घुलते, ये नेचर ने यानी प्रकृति ने इसको बनाया है। पानी के अंदर वसा घुली अवस्था में मिक्स कर दी और वो क्या बन गया, दूध बन गया। दूध जब हम गर्म करते हैं वो फट जाता है तो हमें पानी और वसा दोनों अलग अलग दिखाई देती है ना, बस वही बात है। तो द्रव के अंदर द्रव का सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। यूं मत कहना दूध और पानी, दूध और पानी नहीं, दूध खुद क्या है, पानी और द्रव वसा का मिक्सचर है। और इस तंत्र का एक स्पेशल नाम है इमल्शन या पायस। ओके, तो द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो आंसर होगा इमल्शन या पायस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, द्रव के अंदर क्या मिक्स कर दी, गैस।
ओके, तो द्रव के अंदर गैस मिक्स कर दी, तो ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल। कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी आती हैं, सोडा वाटर जो होता है, वो सब किसका एग्जांपल हो गया? द्रव में गैस। तो देखो, सोडा वाटर की बोतल में द्रव भरा रहता है और उसमें क्या मिक्स रहती है? गैस। जैसे हम ढक्कन ओपन करते हैं तो एकदम तेजी से क्या बाहर आती है? गैस बाहर आती है। तो ये द्रव और गैस का मिक्सचर है और इस तंत्र का जो नाम है वो हम बोलेंगे फॉर्म। ओके, तो यहां पर ये क्लियर है, द्रव और गैस। तो ये 3 तंत्र हमने और पढ़ लिए, 3 पहले पढ़े थे, 3 ये पढ़े, टोटल कितने हो गए? 6 तंत्र। ओके, अब बात आती है द्रव की जगह अब तीसरा माध्यम ले लेते हैं हम, गैस। तो ये गैस ले लिया हमने, यहां पर भी गैस ले लिया, यह भी छोड़ देते हैं हम। तो गैस के अंदर ठोस। अब देखो, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल कि हमने कभी देखा कि बहुत तेजी से कोई एयर हमारी तरफ आ रही है, यानी तूफान आ रहा है, एक आंधी आ रही है, और उस आंधी जब हमसे टकराएगी तो टकराते से हमारी आंखों में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जाकर के घुस जाएंगे। तो वही है, गैस के अंदर क्या चीज आ गई? ठोस। तो ठोस क्या है? डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण, और गैस क्या है? वायु। तो यानी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया आंधी। ओके, तो आंधी इसका एग्जांपल है। अब बात करते हैं गैस के अंदर द्रव। तो तुमने कभी देखा है कि गैस ही गैस नजर आए, उसके अंदर हल्की सी नमी हो? इसका बहुत अच्छा उदाहरण है बादल, या धुंध या कोहरा जब छाता है तो गैस के अंदर क्या होता है? द्रव। अब बताओ, जितने भी हमने अभी तक पढ़े, कितने तंत्र पढ़ चुके हैं? 8। ये 8 तंत्र विषमांगी तंत्र हैं। विषमांगी क्यों? क्योंकि इनमें दोनों प्रावस्थाएं क्या हैं? भिन्न भिन्न है और आपस में एक दूसरे से जो मिक्स नहीं होती, पूर्णतया एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। दोनों का विभेदन किया जा सकता है। हम गैस के अंदर जो द्रव है उसे महसूस कर सकते हैं कोहरे में कि हमें नमी महसूस हो रही है, और गैस भी। ठीक है, गैस के अंदर अगर ठोस है तो हम महसूस कर सकते हैं कि गैस का तो हमें जो दबाव है वो महसूस हो रहा है, और ठोस के कण हमारी आंखों में जा रहे हैं, हमारी बॉडी के टच हो रहे हैं, तो हमें एहसास हो रहा है कि ये कोई सॉलिड पार्टिकल है। तो इन दोनों में विभेदन किया जा सकता है। लेकिन ये जो नवा तंत्र है, 9th सिस्टम, ये गैस के अंदर गैस वाला होना चाहिए था, लेकिन ये वाला तंत्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि गैस गैस के साथ मिक्स होती है, तो कंप्लीटली मिक्स होती है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। तो गैस गैस के साथ समांगी मिश्रण बनाती है, जबकि जितने भी कोलाइडी विलयन होंगे वो विषमांगी ही होंगे। इसलिए कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के तंत्र होते हैं, 8 प्रकार के ही होंगे। नवा कौन सा नहीं होता? तो गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस गैस के साथ समांगी मिश्रण बनाती है। ओके, तो ये हमारा आज पहला क्लासिफिकेशन, पहला वर्गीकरण किसके आधार पर? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने पूरा किया। अब नेक्स्ट हम अगले जो अपना क्लास होगी उसमें करेंगे। ओके, थैंक यू।